अच्छा, सबसे पहले आप लोग को मैं वेलकम करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के अंदर, जिसके अंदर आप लोग पाकिस्तानी टैक्स के लिए जो आए हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज हमारी सबसे पहले ये ओरिएंटेशन क्लास है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा कि आप लोग कोई टैक्स के बैकग्राउंड से हैं, या वकील हैं, या मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, या सिर्फ टैक्स को पढ़ने आए हैं। क्या आप लोग का बैकग्राउंड है? थोड़ा सा मुझे कोई बताया अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले कुरान आयत रब्बे ज़िदनी इल्मा। जो भी है, ये आप इल्म के लिए आए तो हम दुआ करते हैं कि जो भी आप मकसद के लिए आए, अल्लाह आप उसको कामयाब करे इस इल्म के अंदर लेने में। आगे चलते हैं सर। सबसे पहले अबाउट आईसीटी, इसके बारे में सर आपने कहाँ से सुना? क्या मतलब क्या जानते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में? क्योंकि सर टैक्स के तो कोर्स हजारों इंस्टीट्यूट करवाते हैं, आपको भी पता है मार्केट के अंदर। सोशल मीडिया, ग्रेट सर, सोशल मीडिया से अपने। तो सर आप लोग ने पूछा किसी से, यार ये यहाँ पे जो चीज डेवलप करने आ रहा हूँ, क्या मैं वो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा जो मैं पर्पस के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे? कुछ आपको नॉलेज कहीं से ली हो, किसी दोस्त यार को इसकी ने पढ़ा हो? नो, ओके सर। देखिए, ये आईसीटी जो है ना, हमारे इंस्टीट्यूट है जो सोलोली सोलोली टैक्स के ऊपर है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज हैं जो है वो टैक्स को साइड लाइन में पढ़ाती है। बट हमारा जो मेन कोर सब्जेक्ट है ना, वो क्या है? टैक्सेशन है। नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी टैक्स सर। सर इन नॉट एक ये वाहिद इंस्टीट्यूट है टैक्सेशन का। किसका इंस्टीट्यूट है जो आपको सिर्फ टैक्स के बारे में बताता है? एक होता है सर स्पेशलाइजेशन, एक होती है कि जैसे मैं क्या हूं अपने बारे में बताता हूं, लेकिन एक होती है कोई आप यूनिवर्सिटी में गए, आपने क्या किया, कोई कोर्स में टैक्स पढ़ा, फिर आपने उसको करियर की थ्रू गाइडेंस की। बट ये क्या है, आपको होलली सिर्फ टैक्स के बारे में नॉलेज देंगे। नॉट जस्ट टैक्स की सर थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी तभी तो प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, कि रिटर्न वगैरह कैसे फाइल होंगे। ठीक है, मैं सर देख रहा हूँ। वॉइस इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके, टेल हिम लाउडली कैन नॉट योर वॉइस। अगर वॉइस में थोड़ा मसला आ रहा है तो एक बार अपना नेट भी चेक कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है। तो सर ये इंस्टीट्यूट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप टैक्स के हवाले से। नंबर वन थिंग। आगे चले सर थोड़ा सा। सर सिर्फ हमारा मकसद, हम सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स पे काम नहीं करते। ठीक है, डिफरेंट आप लोग पाकिस्तानी टैक्स के लिए आप इनरोल हुए हैं यहाँ पे। बट हमारा सर, हम यूएसए टैक्सेशन, यूएई, कनाडा, यूके और बाकी सारी चीजें भी हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी दूसरी चीजें वो भी हम पढ़ाते हैं। अब आज के टाइम में आपको पता है सर, पाकिस्तान में कम लोग रहना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग है ना। दो लोग हैं ना, एक हम मिडिल क्लास है ना, हम बहुत ज्यादा अमीर की है ना, हम बहुत ज्यादा गरीब है। दो लोग रह लेते हैं पाकिस्तान के। जो मिडिल क्लास है ना, जिसको अच्छे बुरे की तमीज, तो सोच रहा है आजकल बाहर चले जाएं। तो बाहर जाते हैं तो सर, अब टैक्स बाहर जाएं तो क्या चीज स्पेशलाइजेशन करें? जैसे आज के टाइम में यूई, दुबई के अंदर, आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की बड़ी वैल्यू चल रही है, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस है और उनके पास इस स्किल्स के लोग नहीं है, इस स्किल के लोग उनके पास बहुत कम है। तो वहां पे आजकल ये बहुत डेवलप हो रहा है। तो लोग पाकिस्तान से बैठ के आजकल, मैं भी अपना बताता हूँ कि सर मैंने भी पाकिस्तान से बैठ के यूएई और सऊदीया के अंदर काम किया है, और वहां जाके भी काम किया है। वहां के टैक्स के ऊपर तो बड़ी डिमांड है आज के टाइम में, और उनको चाहिए ज्यादा पाकिस्तानी इंडियंस, क्योंकि हमारी स्किल है ना अकाउंटिंग और इस साइड पे थोड़ी ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और सर ये थोड़ा क्या क्या कहूँ मैं, गधा मजदूरी कहते हैं जिसको, थोड़ा इस तरह का काम है। मतलब एक है, मतलब ऐसा नहीं गधे मजदूरी की तरह आप लोग जा रहे हो, लेकिन एक अच्छे कपड़े वपड़े पहन के जा रहे हो, लेकिन वो अंग्रेज समझता है यार ये गधा मजदूरी का काम है, हमें 5 बजे छुट्टी हो जाए। टैक्स वैक्स के काम में 5 बजे छुट्टी, 9 to 5 नहीं होता। ठीक है ना। इस वजह से भी हम थोड़े ज्यादा फेमस हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश। ग्रेट ग्रेट। चले सर आगे चले। सर अब मैं बता दूं अबाउट ट्रेनर, हु एम आई। सर सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अली है। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन फील्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, और मोस्टली एक्सपीरियंस इन बिग फोर फर्म। व्हाट डू यू नो अबाउट द बिग फोर फर्म्स? केपीएमजी, ईवाई, फर्गुसन, बिग फोर। सर ये टॉप क्लास फर्म होती है, पूरी दुनिया की नंबर वन फर्म्स है, जो अकाउंटिंग, टैक्स एंड ऑडिट के अंदर नंबर वन फर्म है। सब 5 साल मैंने वहां पे काम किया है। ठीक है सर। स्पेशलाइजेशन है इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अंदर मेरी बहुत ज्यादा। सेकेंडली सर, यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, सीए को भी पढ़ा रहा हूँ, आईसीएमपी में भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म भी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक दो और भी इंस्टीट्यूट है आपकी तरह ही, जहाँ पे मैं टैक्स की, मैं सिर्फ स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन हूँ। ओके। तो मैं वहाँ टैक्स की क्या कर रहा हूँ, टीचिंग वगैरह सर कर रहा हूँ। तो सर ये मेरा बैकग्राउंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मैंने लगाया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। पिछले साल पूरे साल में दुबई और सऊदीया में रहा हूँ। तो मैंने वहां भी, सऊदीया एंड दुबई में भी, टैक्स के ऊपर, वैट के ऊपर बहुत डिटेल में काम किया है। शायद आप लोग ने सऊदीया में सुना होगा नियॉम प्रोजेक्ट के बारे में। नियॉम पर सर, वहां पे मैं था, नियॉम प्रोजेक्ट पे ही था। वहाँ 6 महीने में रहा हूँ एज अ टैक्स एडवाइजर, मैंने वहाँ काम किया है उनके साथ।
उनकी चीज़ों के साथ। फिर प्लस मैं दुबई गया, तो दुबई के अंदर मैंने वेट में काम किया। मैं डिलॉइट मिडिल ईस्ट में था। कहाँ पे था? डिलॉइट मिडिल ईस्ट, बाहर की फर्म है, उनके साथ हम एसोसिएट थे, उसके साथ काम किया। अभी टोटली मैं अपनी करंटली कंसल्टिंग फर्म चला रहा हूँ अपना, और मेरी टीचिंग फील्ड के अंदर प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह मैं करता हूँ। तो सर ये मेरे डिफरेंट कुछ सेमिनार्स की फोटोज वगैरह है जो मैंने बहुत सर कैशबेट के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट के अंदर, सीए के बच्चों को, आईसीएमए के बच्चों को, बहुत सारे मैंने ऐसे सेमिनार वगैरह करवाए हैं। ठीक है, और मैं टीचिंग वहां पे करता रहता हूँ। सेट है। तो सर ये मेरे बारे में हो गया कि ताकि आप समझ लें कि कोई ऐसे बंदे से नहीं पढ़ रहे, इंशाल्लाह एक सही बंदा है, मुनासिब है, और मुनासिब को भी अच्छा कर दूंगा मैं आपके। ठीक है, सेट है इंशाल्लाह। ओके, चले आगे चले सर थोड़ा। सर अब आ जाए कोर्स का एम क्या है हमारे, एम ऑफ द कोर्स, ये कोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोग कहते सर एडवोकेट, तो आप लोग ने कुछ रीजन मुझे दिए, तो आप सर जरा स्टूडेंट बताते हैं मुझे आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैंने ये तो मैं समझ गया कि इनको क्यों पढ़ना है। ओ मेरा मामू एफबीआर में, तो एफबीआर में जॉब मिल जाएगी ना, इसने कुछ ना प्राइवेट, अच्छा अपना प्राइवेट कुछ हो तो फिर काम वहां से निकल जाएंगे ना। होता है नहीं, यही होता है। सर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? ओह ग्रेट, आप लॉयर ही हैं सर। तो आप ये इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वकील की स्पेशलाइजेशन होती है। अगर कोई लॉयर है तो लॉयर सर क्रिमिनल अलग है, सिविल अलग है, सिविल के अंदर भी प्रॉपर्टी अलग है, डाइवोर्स के लॉयर्स अलग हैं। ठीक है, बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लॉयर्स अलग हैं, जो पेटेंट वगैरह के ऊपर केस लड़ते हैं। सही है, तो और सर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉयर अलग हैं। तो स्पेशलाइजेशन और टैक्सेशन एक अलग स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, सेट है। और सर कोई स्टूडेंट जो क्यों करना चाहते हैं आप लोग, आप भी स्टूडेंट है ना? सर लॉयर है, लॉयर का तो मुझे पता चल गया है। बाकी कोई स्टूडेंट क्यों पढ़ना चाह रहा है? सर अकाउंटेंट्स आप बताएं ना, आप लोग क्यों ये कोर्स लेना चाह रहे हैं? ग्रेट, टैक्स की फील्ड चाहिए हो, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। मतलब कि आप लोग जॉब कर रहे हैं प्रैक्टिकली, बट आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चाह रहे हैं कि लॉ की ग्रिप बेटर अंडरस्टैंडिंग, लॉ को पढ़ते कैसे, लॉ को समझते कैसे। बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आप लोग इंशाल्लाह आप ये सारी चीजें समझेंगे। तो सर ये सिर्फ टैक्स जो है ना, ये एक वहम है कि सिर्फ एक लॉयर ही टैक्स को करता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस टैक्स में पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट जो अर्निंग कर रहा है वो एक अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट करता है। आप लॉयर्स नहीं करे तो सर आप थोड़ा अपने लिए मायूसी कर लें। ठीक है, आप लोग ये फील्ड में टॉप पे नहीं है। बिग फोर में पार्टनर्स हैं, केपीएमजी के हैं, वो टॉप पे है इस फील्ड में, और सारी बड़ी कंपनीज उनके पास ही है जो टैक्स के मैटर देख रही है। तो अकाउंटेंट क्यों है सर इसके अंदर, क्यों अकाउंटेंट है? कोई रीजन है? तो आपकी फील्ड सर लॉ, हम लॉ वकील, हमारी फील्ड, ये अकाउंटेंट कहाँ से घुस के आ गए इसके अंदर? ये है सर, मैं भी अकाउंटेंट हूँ, इसी फील्ड के अंदर हूँ। यस सर, सबसे पहले तो देखिए टैक्स को, ऑडिट टैक्स का जब आता है ना कमिश्नर से, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले रिटर्न फाइल करना होता है। क्या फाइल करना होता है? सर रिटर्न फाइल बनता है कैसे? नंबर्स के ऊपर, किसके ऊपर बनता है? और उस रिटर्न फाइल को करने से पहले आपको अपनी अगर बिजनेसमैन है तो सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, कहाँ कहाँ से क्या क्या आया, वो कहाँ होती है सर? वो एक अकाउंटेंट बनाता है। आपके लिए कौन बनाता है? तो सर अकाउंटेंट को सबसे पहले नंबर्स में बड़ी ग्रिप होती है। किस में ग्रिप होती है? और फिर वो थोड़ा सा लॉ पढ़ लेता है, सीए के अंदर और आईसीएमपी के अंदर और एसीसी के अंदर, क्या पढ़ लेता है थोड़ा सा। तो जब ये दोनों चीज मिल जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन जाता है, बहुत अच्छा। अब सर आप वकील क्यों आए? शायद आपको लॉ पे मुझसे ज्यादा ग्रिप होगी, आपको लॉ पे मुझसे ज्यादा ग्रिप होगी, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मैंने लॉ नहीं पढ़ा। लेकिन सर आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। मैं इसको कैसे करूं सर, इसको सेव कैसे करूं, लाइबिलिटी को कंप्यूट करके, लॉ को पढ़ के सेव कैसे करना है टैक्स को। तो सेव भी कैसे करेंगे? जब आप न्यूमेरिकली उसको सही तरीके से कर दोगे, जो आप प्रैक्टिकली मेरे साथ आगे चल के देख रहे कि कैसे टैक्स के सिस्टम और लूप होल्स को देख के हम टैक्स को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर ये प्रोफेशनल्स, जो फाइनेंस प्रोफेशनल है उनके लिए तो बड़ा बेस्ट कोर्स है, लॉयर्स के लिए बड़ा अच्छा है सर, बैंकर्स के लिए, बिजनेस ऑनर। अच्छा, बिजनेस ऑनर क्यों करना चाहिए? कोई कंसल्टेंट या कोई वकील या ऐसा कोई उनको बेवकूफ ना बना दे। सबसे पहली बात ईमानदारी की बात सर, थोड़ी ईमानदारी से बात करो, बुरा तो नहीं लगेगा ना आप लोगों को सर, वो बुरा नहीं मानिएगा। तो उनको कोई बेवकूफ ना बना दे, और उनको भी होता है अगर हमें अपना, हाँ तो अपने सर, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकली पढ़ना है तो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, मार्केट के हवाले से बातें करेंगे। और ऑनर को ये होता है यार मैं टैक्स को समझ जाऊं, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ इन पाकिस्तान, मुझे इंपोर्ट करनी है, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करनी है, तो मुझे सबसे पहले टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी करेगी, क्योंकि मुझे सेल टैक्स, इनकम टैक्स और पीएस जो सिस्टम होता है पूरा इंपोर्ट वाला, उसके अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए सेल टैक्स, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर होना लाजमी है। तो मुझे टैक्स पता होना, फिर सर इंपोर्ट करके आगे भी तो सेल करेंगे, इनकम भी कमाएंगे, और सेल टैक्स भी होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आगे जाके बात करेंगे। तो सब चीज टैक्स के अंदर क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये होता है
या तो एक बिजनेस ओनर हमारे जैसा अच्छा वकील हायर, मतलब अच्छा कंसल्टेंट हायर कर ले तो हम अच्छे अच्छे पैसे चार्ज करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, या वो फिर खुद ही सीख के खुद ही कर ले छोटे लेवल पे, तो दोनों मर्जी है। ठीक है। दूसरा ये कि सर इस फील्ड में माशाल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ जॉब करनी है। मेरे पास खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट पोर्टफोलियो है, मैं अपने क्लाइंट चला रहा हूँ। तो इस फील्ड में अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, जैसे मैंने बिग फोर का एक्सपीरियंस लिया, और आप थोड़ा सा इस फील्ड को समझ लें, पहले अंडरस्टैंडिंग करें। अब मैं आप कहेंगे सर सब कुछ आप सिखा देंगे, नहीं, मैं आपको एक नॉलेज दे दूंगा, हिंट दे दूंगा, बता दूंगा कहाँ जाके क्या चीज होती है। मजा तब आता है जब प्रैक्टिकल केस आपके सामने हो, आप उसको सॉल्व कर लो। वो कैसे मिलेगा? आप उस इंडस्ट्री में जॉब कर लो। जैसे आप स्टूडेंट है तो मैं ये कहूंगा कि आप कहीं इंटर्नशिप, फर्म में इंटर्नशिप, इस तरह के लॉयर वकील जो टैक्स के अंदर काम करते हैं उनके साथ क्या करें, एसोसिएट होकर काम करें। जब वो आपको केस देगा ना कि यार ये इसका रिटर्न है जरा फाइल करो, तो तुम पहले समझोगे, अपनी नॉलेज को अप्लाइड करोगे। तो तुमने सर मोहम्मद अली से पढ़ी हो फॉर एग्जाम्पल, अप्लाइड की, फिर वहां भी तुम्हें भूल जाओगे चीजें, फिर तुम जाओगे अपने बॉस के पास, सर ये चीज, आपके सीनियर्स होंगे तो आपको और उसमें क्या कहेंगे, हाँ प्रैक्टिकली हम यूं करते हैं। तो ये क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी जब आप जॉब की तरफ और इस तरफ जा रहे होंगे। तो सर बाकी स्टूडेंट करियर गोल, टैक्सेशन में बहुत अच्छा करियर है पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम में। फाइनेंस की फील्ड में टैक्स की बहुत वैल्यू है, टैक्सेशन की बहुत, क्योंकि हर जगह सब टैक्स 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 है। तो और दूसरी बात इज्जत तो इसमें क्या है, अकाउंटेंट की जॉब कर लो ना, फाइनेंस में जॉब कर लो, सर दो चार लोग जानेंगे, दो चार इंडस्ट्री जानेगी। पेबल रिसीवेबल में जॉब करो, चार लोग जान लेंगे, वेंडर जान लेगा, ज्यादातर कंपनी का सीएफओ जान लेगा। सर टैक्स की फील्ड में जॉब करो ना, 10 कंपनी है तो 10 कंपनी के सीएफओ आपको जान लोगे, मोहम्मद अली साहब यार टैक्स में ये नोटिस आया है, आज ये चेंज आ गया टैक्स के अंदर, क्या करूं मैं? सर साथ साथ आपके अपने क्लाइंट, मामा ताया चाचू मामू भाई बहन सब, मोहम्मद अली रिटर्न कब फाइल करोगे? यार मोहम्मद अली डाटा दे दूं तुम्हें? इज्जत है सर, इज्जत है, इज्जत है आपकी। 30 सितंबर तक आपकी बड़ी इज्जत है, उसके बाद नहीं पूछते ये लोग। जब पैसे लेने जाओ तो बोलते अच्छा जानी कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ठीक है। सब तो रेडी बस है, तो 30 सितंबर के टाइम पे सर डेडलाइन, हमारे एफबीआर साहब भी 12 बजे के बाद देते ना नोटिस, तो इशू उनका भी मसला है। 1 बजे देंगे, ये नहीं बता देंगे सुबह के एक्सटेंशन आ रही है, हम भी रात को रिटर्न उल्टा सीधा जो भी अभी फाइल कर यार अभी निकाल, ये पेनल्टी ना लग जाए। सही है सर। थोड़ा ऑनलाइन वालों के सवाल ले लूं। गुफरान, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कैन आई ऑफर सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द गुफरान? यू कैन ऑफर बट यू नीड एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको कहीं जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब करके तो इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं भी आईसीएमएल किया तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने बिग फोर से सीखा ये सब। आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कोई किताबों से नहीं खड़ा हुआ, मैंने प्रैक्टिकली काम किया, प्रैक्टिकल ट्रिब्यूनल के पास जाके खड़ा रहा, प्रैक्टिकल कमिश्नरों से आके मिला, प्रैक्टिकली नोटिस के रिप्लाई दिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपको इस फील्ड के अंदर जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, अदनान का सवाल है, सर व्हाट डू यू थिंक इट्स 3 मंथ कोर्स एंड मेक एन, यस इंशाल्लाह मेक यू टैक्स एडवाइस एनी, बट यू, आई विल गिव यू द मीडियोकर लेवल नॉलेज, कि आप टैक्स को अच्छे से जान रहे होंगे, अब लॉ को समझ रहे होंगे, आपको रिटर्न के तरीके पता होंगे। आप जो अभी जो सर, दो तरीके के कंसल्टेंट होते हैं। एक होता है जो नॉर्मली आपका कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, सिर्फ उसको पता है यहाँ यहाँ अमाउंट डालनी है दिखाई कर दिया, उसको ये नहीं पता इसका बैक क्या है, और मुझे क्या क्या बेनिफिट मैं किसी को दिलवा सकता हूँ, क्या क्या टैक्स क्रेडिट्स मैं ले सकता हूँ, सर क्या क्या मैं लाइबिलिटी को कम कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ सही तरीके से वेल्थ, एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है आपने सुना होगा, उसको मैं सही तरीके से रिकनसाइल कर सकता हूँ। किसी को अगर पीछे से कोई बंदा आ रहा है और उसके पास पैसा नहीं है, उसको टैक्स कैसे बचाना है, मुझे कैसे उसकी वेल्थ बढ़ानी है, ये काम जब भी समझेंगे जब लॉ को समझेंगे। कब समझेंगे? जब लॉ को समझेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक किसी का कोई सवाल आप लोग में से? चलो आगे चले सर, आ जाए सर। कोर्स की आउटलाइन जो है वो हमारे मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले जो हमारा बेसिक मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 से, विच इज इनकम टैक्स, विच इज इनकम टैक्स। हम सबसे पहले अपना स्टार्ट लेंगे इनकम टैक्स से, क्योंकि सर ये एससीसीपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बेसिक अकाउंटिंग बहुत नॉर्मल चीज है, ये हमारी एक एक दो दो तीन तीन क्लास की है। मेनली जो हमारा कोर्स का टाइम लगेगा ना, वो दो सब्जेक्ट लगेगा, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। किस पे? क्योंकि सर इनकम टैक्स की बेसिक बनाने में मुझे सबसे पहले 4-5 क्लास चाहिए आपकी, क्योंकि मुझे आपकी बेसिक बनानी पड़ेगी शुरू से, कि इनकम क्यों है, टैक्स क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। फिर बेसिक बनेगी तो रजिस्ट्रेशन बताऊंगा, फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो बताऊंगा आपको, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फिर सेल टैक्स पे जाएंगे तो सेल टैक्स की बेसिक, एंड देन सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग एंड उसकी स्ट्रॉन्ग लेवल। तो इस तरह हमारा सबसे ज्यादा टाइम इन दो कोर्स पे लग रहा होगा। एससीसीपी फाइलिंग कुछ भी नहीं है सर, आपको जाना है पोर्टल पे, आना है, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन वो मैं हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, इसी तरह की कंपनी कैसे रजिस्टर, एक किसी का पेटेंट, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करनी है तो उसका अपना ऑनलाइन पोर्टल वगैरह होता है, उस पर जाना, फिर उस पर पूरा साल लग जाता है। ऑब्जेक्शन आ जाते हैं मार्केट से कि भाई ऑब्जेक्शन है कि शायद ये मैं पैटर्न जो यूज कर रहा हूँ इसका डिजाइन पहले से कोई यूज कर रहा है, तो एक अलग चीज है। सर बेसिक अकाउंटिंग इंशाल्लाह टैक्स के साथ ही आपको अकाउंटिंग की नॉलेज में
दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक बेसिक, क्योंकि अकाउंटिंग को जाना बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो ये हमारे कुछ 5 मॉड्यूल होंगे टोटली, हम इस चीज पे ज्यादा फोकस होगा हमारा, ठीक है। इन तीनों पे इंशाल्लाह हमारा इसी के साथ चल जाएगा, 1-2 क्लास की बात है, इतना इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं है। मेनली तो आपका सेल टैक्स और इनकम टैक्स ही है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल सर यहाँ से? एक सवाल। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आप क्वेश्चन आंसर करते थोड़ा सा। फर्म और कंपनी में क्या फर्क है सर? फर्म के कंपनी सर, फर्म वो होती है जो एक दो पार्टनर्स और एक दो लोग मिलके बनाते हैं, ठीक है। जैसे को कहते हैं एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे ये और मैं कल मिलते हैं, हम कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम फर्म बनाते हैं। अब ज्यादातर क्या होता है सर, कंसल्टिंग जो होती है ना, ये जो लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स, आपके टैक्स कंसल्टेंट, ये लोग क्या करते हैं, इसमें एक बंदा ऑनरशिप नहीं ले सकता कि कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। क्या नहीं बेच रहा सर? वो अपने आप की सर्विस बेच रहा है। क्या बेच रहा है? टाइम बेच रहा है। ये सेल टैक्स में चैंपियन है, मैं इनकम टैक्स में चैंपियन। जब हम दोनों मिलेंगे तो मार्केट में हम क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। तो इससे इसको फर्म कहते हैं। कंपनी सर शेयर होल्डर से बनती है। कंपनी किससे बनती है सर? आगे जाके जब कंपनी का फॉर्मेट बताऊंगा ना इनकम टैक्स, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कंपनी कैसे बनती है, कंपनी की 3 बेसिक क्या है, सारी चीजें आपको बताऊंगा सर। और कोई सवाल किसी का? सर नोटिस का रिप्लाई के लिए हमारा एक अलग कोर्स होता है, एडवांस लिटिगेशन, बट मैं आपको थोड़ी बेसिक दे दूंगा इसकी, इंशाल्लाह 1 आध 2 आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये लॉ आपने सीटीए कर लिया ना, इंशाल्लाह नोटिस को खुद पढ़ के जवाब दे रहे होंगे सेक्शन के साथ, कोई टेंशन ही नहीं है। बस अंग्रेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो मैं नहीं सिखा सकता अंग्रेजी। जी सर वो इसमें कवर नहीं है, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा अलग पूरा कोर्स है, वो अलग ही कोर्स है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अलग ही कोर्स है। उसमें मैं इतना ज्यादा वो भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज है, लेकिन वो हमारा अलग कोर्स होता है। अगर आप वो देना चाहें तो वो भी बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। हाँ क्लियरिंग एजेंट करता है, लेकिन क्लियरिंग एजेंट भी तो कोई लोग बनना चाहता है। यस। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर, मैं जी जी हाँ बिल्कुल सर, वो देनी पड़ती है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप इनकम टैक्स सेल टैक्स में कंसल्टेंट है, तो अब पीएसडब्ल्यू के लिए आपके पास कोई वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए पहली बात, अगर आप फर्म चला नहीं है तो खुद ही सीख लें और खुद ही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वो तो क्लियरिंग करवाते हैं, लेकिन आईटी पास डिसीजन तो वही, ये वही सवाल है इनका। जी सर आपका ऑनलाइन वाले कोई सवाल था आपका? जी वो एक भाई ने सवाल किया कि व्हाट इज फर्म, यस। तो आपका जो रिप्लाई था उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जी ये जी 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 बोले बोले। सर मेरे ख्याल में फर्म तो जितनी भी कारोबार हैं सारे फर्म है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, चाहे सही है, पार्टनरशिप है, चाहे एओपी है, चाहे बिल्कुल सर प्राइवेट सर। लिमिटेड है, ये सारे फर्म है मेरे मेरे जी जी ख्याल में, बिल्कुल। मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी जी सर, आप बिल्कुल अपने ख्याल से सही कह रहे हैं कि मैं हर जी चीज को जी फर्म कह दूं, लेकिन लॉ ऐसे नहीं कहता। लॉ सबको अलग कर देता है। जब आप कानून पढ़ेंगे ना, तो आप अगर ये जनरल नॉलेज ले जाएंगे तभी तो आप इस क्लास में आए कि आपको तीनों चीज को मैं डिफरेंस बताऊंगा कि वाई वी कॉल दिस फर्म, वाई वी कॉल दिस कंपनी, वाई वी कॉल दिस सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ पता चलेगा। सेट है? ओके सर, चलें। अब कोई सर और कोई? सर आई एम ऑलरेडी फाइलिंग इनकम टैक्स बेस्ड सैलरी, व्हाट अबाउट नोटिस रेफरेंस टू द मेंशन सेक्शन, विल यू कवर दूस दैट? मैं इंशाल्लाह जब सैलरी का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको गुफरान, तो सैलरी के अंदर सारे सेक्शन में आपको बताऊंगा कि सैलरी एक बनती क्यों है, एक सैलरी टैक्सेबल क्यों होती है। जब मेरे नोट्स हैंड आउट और मेरी जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ जाएंगे ना, तो तुम्हें सेक्शन के रेफरेंस वहीं से मिल जाएंगे, मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो उसकी डेट इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है सर। कोई सवाल किसी का? सर कोई सवाल? अभी क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं, आपके सवाल इस कोर्स के हवाले से, क्यों लेना है, क्या लेना है, फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बेसिक भी आप देख लेंगे, वरना तो हम नेक्स्ट जो हमारा होगा वहां से हम इंशाल्लाह अपनी कोर्स स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा, ये लोग भी आ रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आ जाएं। देखिए अभी आते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ओरिएंटेशन हम रखते हैं और आज ही बेसिक स्टार्ट करूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दिस। तो थोड़ा सा मैं क्यूएनए वगैरह रख रहा हूँ, ठीक है सर। ये आपकी कोर्स आउटलाइन है जो इंशाल्लाह आपको आईसीटी की तरफ से मिली होगी कि क्या क्या हम चीजें कवर हो जाएगी, तो वो आपके लिए इतना बड़ा हेडेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको पता चल जाएगी, ग्रुप से आ जाएगी। हाँ हाँ सर, ग्रुप पे सब आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये आपको ओरिएंटेशन वाला ही सेशन डायरेक्ट दे दूंगा, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। सर आप लोग अभी अभी आए हैं, तो सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दो थोड़ा सा। जी जी, क्या करते हैं सर बाय प्रोफेशन? एडवोकेट, माशाल्लाह एडवोकेट बहुत हो गया सर आज। तो सर ये एडवोकेट का लाइसेंस फौरन मिल जाता है? नहीं वो तो सर हमें भी पता है, वो 5 साल का एलएलबी कहीं से भी मैं कर लूँ, हैदराबाद जाके जाम छोड़ो में यार मीरपुर खास में,
टाइम पूरा लगेगा ना, मसला ही आ गया। लेकिन सर यूनेस्को लंदन वाला करूँ तो मेरा 2 साल का है। नहीं वो 2 साल है, मुझे 1 साल की एग्जामेशन है ICME की बेस पर। हाँ मुझे 1 साल की CMA की बेस, मुझे 1 साल की एग्जामेशन है, मुझे 2 साल का है। मैंने खुद ईमेल की थी लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया। हाँ है आपके लिए 3 साल सर, मैंने एक पूरा 5 साल एक फील्ड में लगाया तो मेरे लिए 2 साल। आपने कर लिया कंप्लीट माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी तो बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट ईयर ग्रेट। हाँ सर वो तो खत्म हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। बिल्कुल आ जाए कोई क्लास में, आ जाए सर। थोड़ी सी कोई जगह बना लें, लेडीज भी हैं और तो सर यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हमारे कोर्स आउटलाइन के बारे में। अच्छा देखिए अब बात ये है कि देखिए आप लोग का सही सवाल है कि सर नोटिसेस ये वो, देखिए नोटिसेस या लिटिगेशन जो है ना वो एक अलग ही चीज है, वो एक अलग रिप्लाई से हुआ है। देखिए वो आपको उसके लिए भी हमारा कोर्स है एडवांस लिटिगेशन, एडवांस टैक्स लिटिगेशन, जिसके अंदर अपील लिटिगेशन कैसे नोटिस के रिप्लाई देते हैं ये सब होता है। लेकिन उसके पीछे भी आपको क्या जानने की जरूरत है, लॉ को जानने की जरूरत है, जो लॉ मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। प्रैक्टिक बेसिक्स एंड प्रैक्टिकल्स में आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। अगर ये जान गए ना तो देखिए मैं भी जब लॉ जान गया था ना तो मेरे को थोड़ी सी मैंने थोड़े से पुराने नोटिस पढ़े, रिप्लाई पढ़े, अपने पार्टनर जो भी वो बनाते थे उनको पढ़ा और उनको मैंने क्या किया डेवलप किया। जब मेरे कोई सामने अपना नोटिस आता तो सर वर्डिंग उठाई, सेक्शन के रेफरेंस दिए, सेक्शन में आके पढ़ा। अच्छा ये इस चीज पे क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, कन्फ्रंट का मतलब ये कन्फ्रंट कर रहा है कि ये इस सेक्शन में कन्फ्रंट कर रहा है। मैंने कहा भाई इस सेक्शन में कर रहा है, मैं इस सेक्शन के मुताबिक सही हूँ। लेकिन आप जवाब कैसे देंगे जब सर आपको रिटर्न पता हो कि आपने रिटर्न में क्या फाइल किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो अब आपको जवाब देना एक्सपेंस ज्यादा जो क्लेम किया है वो क्यों किया है, लीगली किया है या नहीं किया, या जानबूझ के XBR पैसा छुपाया है, तो ये आपको जवाब देना जरूरी है। ठीक है तो सर ये सारी चीजें। और सर कोर्स के बारे में किसी आप जो नया है कुछ जानना है, जो अभी थोड़ी देर पहले आए हम लोग कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दे दूं जो अभी थोड़ी लेटेस्ट आया है। सर मेरा नाम मोहम्मद अली है, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, 5 इयर्स ऑफ टैक्सेशन का मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिग फोर फर्म्स का मेरा टोटली एक्सपीरियंस है, मिडिल ईस्ट का भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो मैं आप लोगों का ट्रेनर होऊंगा यहाँ पे, जो आपको पूरा टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और चीजें आपको करवा रहा होऊंगा यहाँ पे। ठीक है इंशाल्लाह हम अपने बेसिक से लेके चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर अगर आप में से कोई टैक्स जानता भी है ना तो मैं एक दो चीजें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये कोर्स लेके चलूंगा ना सर मैं आपकी उंगली बिल्कुल स्टार्ट से लेके पकड़ूंगा, क्योंकि आपको बेसिक से लेके एक एक चीज बेसिक से लेके आगे लेके आऊंगा, ताकि आपकी बिल्ड जो है ना एक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना। आगे सर आप खुद ही आप कहेंगे कि आज क्या सवाल करूं, मैं नोटिस के रिप्लाई का मैं खुद दे दूंगा रिप्लाई। हमें भी सर किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हमारी फाउंडेशन अच्छी बन गई ना। किससे बने, हमें भी किसी सर से पढ़े, सर से पढ़ा, कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा, हमने भी जाके ICMP के अंदर पढ़ा, दूसरे इदारों में पढ़ा, तो जहाँ हमने पढ़े तो हमारी क्या हुई फाउंडेशन अच्छी बनी। जब फाउंडेशन अच्छी बन जाएगी ना इंशाल्लाह खुद ही ये सारे जवाब तो आप खुद ही दे रहे होंगे। ठीक है सर, एडवोकेट एंड अकाउंटेंट हु कैन अंडरस्टैंड टैक्स बेटर, सर बोथ कैन अंडरस्टैंड टैक्स बेटर इफ एडवोकेट अंडरस्टैंड द अकाउंट्स एंड द अकाउंटेंट अंडरस्टैंड द लॉ। ठीक है तो बोथ कैन मेक अ गुड टैक्स कंसल्टेंट। ओके जियो सर, मोहम्मद अली सर माशाल्लाह अच्छा टीच करते हैं। सर अभी तो पढ़ाया ही नहीं है, आपने टीच कहाँ से कर दिया मुझे। ठीक है चले सर, बिस्मिल्लाह करें, आगे चले। अब चलते हैं अपनी बेसिक के ऊपर। आप लोगों के सवाल अभी भी है तो मैं अवेलेबल हूँ कोर्स के बाद। आज थोड़ी शॉर्ट क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेके जा रहे होंगे। ठीक है ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, चले सर जरा मैं अपना ये वाला पोर्शन में स्टॉप करता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्टॉप शेयर, चलें आ जाए हूँ। एक मिनट मुझे जीमेल से 1 मिनट दीजिएगा बस, यहाँ से हैंड आउट ओपन कर लो अपना। सर जब तक अटेंडेंस अटेंडेंस लगा लें आप लोग।
अच्छा सर, एक दो बातें और बता दूं मैं। तो एक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप लोगों के बात थोड़ी सी एक दो चीजें, देखिए आप लोग माशाल्लाह से सारे प्रोफेशनल भी है और बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते भी होंगे। ठीक है, तो मैं ये लेके चलूंगा कि हम जब बेसिक चल रहे हो ना, तो जैसे ये स्टूडेंट है, ये शायद बेसिक को भी ना जानता हो, और ये है जो आप थोड़ा सा मीडियम लेवल पे जानते हो। तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस सवाल करेंगे ना, मैं तो जवाब दे दूंगा, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोलेगा ये तो कोई मुश्किल ही तरीन कोर्स है दुनिया का। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जब आपका एडवांस सवाल हो आप मुझसे क्लास के बाद या क्लास से पहले आके करें, हमेशा आ जाऊँ। कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज फंसी हुई है, क्लास से पहले क्लास से आगे करें, कोई इशू नहीं। पर क्लास के दरमियान हम क्लास से रिलेटेड ज्यादा सवाल लेंगे, ताकि हम क्या करें, सबकी अंडरस्टैंडिंग को साथ लेके डेवलप कर सके, ताकि कोई आगे पीछे ना हो जाए कि सर वो यार सेल टैक्स के अंदर 8B के सेक्शन में ये बात होती है, तो अब वो ये तो घबरा जाएंगे, हैं ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ चलेगा। ठीक है ना? तो हम साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना पहला कॉन्सेप्ट छोटा सा, इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, हम अपने इनकम टैक्स की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, सर व्हाट इज टैक्स। सर मेरा सवाल है बेसिक, मेरा आप लोग से एक बेसिक सवाल है, सिर्फ बेसिक सवाल, सर व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। पढ़ना है ना टैक्स, सबसे पहले यही जानना जरूरी कि टैक्स है क्या। इनकम का जो है वो टैक्स है सर, हाँ गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है कि वो ऐसा सर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है इनकम के ऊपर टैक्स देती है अपने खर्चों के लिए ना, डेवलपमेंट के लिए। चीज है बहुत अच्छा सर। इसमें टैक्स का मतलब यह है कि एक है कि हुकूमत के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। तो हुकूमत जब भी कोई लाजमी जो हुकूमत के खर्चे होंगे पूरे साल के, तो उसको कुछ चाहिए। बिल्कुल सर। अब वो कहाँ से Simply revenue of the government. जी क्या कह रहे हैं सर आप? सिंपली रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जी आपका सवाल समझ गया सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सिंपली रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, आपने बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट के खर्चों के लिए हम करते हैं वो सर टैक्स कहलाता है। सर टैक्स जो है ना सर, हाँ सर जी आप भी सर जवाब दें। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के अमीर से लेके गरीबों में पैसा देना, जो हमारा जक़ात का कॉन्सेप्ट है। जक़ात क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जक़ात क्यों देते हैं सर? जक़ात में यही ना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ की सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एक अगर अमीर और गरीब है तो उसमें फर्क थोड़ा कम हो जाए, जिसका जरूरत से ज्यादा है वो किसी जरूरतमंद को दे, तो दोनों के लिए कैपेबिलिटी हो जाए। आप एक्सप्लेन कर दिया माशा सर, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल सर, टैक्स मैं कहूंगा इट्स अ बर्डन ऑफ ड्यूटी, बर्डन एंड ड्यूटी, इट्स अ बर्डन एंड ड्यूटी। सर कोई भी बंदा, मैं इनकम कमाता हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए, टीचिंग की सैलरी कमाई, कहीं से भी कंसल्टिंग करके 10 लाख रुपए कमाए। इस इनकम पे ना सबसे पहला हक है मेरा, फिर मेरी फैमिली वालों का। किसका हक है? फैमिली वालों का। सर कमाया तो खर्च भी करना है, तो मेरा, मेरे बाद मेरी फैमिली का जो मेरे साथ है। ठीक है, जो भी मेरे वाइफ, मेरी अम्मी, मेरे बीवी बच्चे, जो भी आपके जो भी है सर, रिलेटिव का होगा। सर उसके बाद है ना एक जो बंदा आता है जिसको आप ना रिलेटिव मानते हो, ना लोग मानते हो, ना कुछ मानते हो, वो आती है गवर्नमेंट। वो क्या होती है? इसको आप कुछ नहीं मानते, लेकिन ये आपके पैसों पे आके कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? आपके पैसों पे आके कब्जा करता है। इस कब्जे को मैं कभी कभी कहता हूँ टैक्स, और इसको मैं बर्डन ऑफ ड्यूटी क्यों कहता हूँ? क्योंकि सर टैक्स दिल से कोई भी नहीं देना चाहता। टैक्स दिल से कोई भी गवर्नमेंट को आप टैक्स, और पाकिस्तान में टैक्स देना चाहते हैं सर? आप टैक्स देना चाहते हो पाकिस्तान में? सर देना चाहिए, अच्छा सिटीजन बनने के लिए देना पड़ेगा आपको, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। जब गाड़ी आपकी आधे फुट जाती है और एक्सेल के अंदर काम आ जाता है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। ठीक है, तो बड़ा दिल दुखता है कि मैं टैक्स भी दूंगा और फिर मेरे साथ ना मुझे सिक्योरिटी मिले ना कुछ नहीं। बट टैक्स आपसे गवर्नमेंट लेती है, लेकिन सर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती क्यों है? इम्पोज करती है आपके ऊपर, क्या करती है? लेवाई करती है, इम्पोज करती है, लेवी करती है, इम्पोज करती है टैक्स। सर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस भी तो करने हैं सर, ये मुल्क भी तो चलाना है सर। सिक्योरिटी का खर्चा है, पुलिस वालों का खर्चा है सर, इनकी सैलरी, पार्लियामेंट्रियंस की सैलरी, जो जो असल खर्चे हो रहे हैं मैं पहले वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं आके एजुकेशन पे खर्चा हो गया, छोटा मोटा हेल्थ पे खर्चा कर दिया आपकी, छोटा मोटा तो एंड में पैसा बचा। आम बंदा पहले क्या करता है? खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, कपड़े, 5 बेसिक नेसेसिटीज होती है ना जिंदगी की, पहले वो पूरा करता है, फिर वो कहता है यार चल अब जाके कोई घर के बाहर गार्ड रख लूं या कोई एक्सपेंस कर लूं। हमारे यहाँ उल्टा चलता है मुल्क के अंदर के, पहले उनकी खर्चे दे दो फिर करें। ठीक है, तो सर इस तरह हमारी जो गवर्नमेंट जो पैसा जमा करती है, अब टैक्स इकोनॉमिकली बड़ा बेटर चीज है, नॉट जस्ट कि टैक्स आपकी इनकम से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आपकी इनकम पे। या आप सर दूसरा टैक्स होता है सेल टैक्स। दूसरा क्या होता है? सेल टैक्स, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। नॉट जस्ट आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है,
सर इनकम आपको टैक्स का सिस्टम इस तरह बनाया जाता है कि इकोनॉमी चले, क्या चले, मुल्क की क्या चले, इकोनॉमी चले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं डोनेशन दे दूं, अगर मैं क्या दे दूं, मैं कोई डोनेशन दे दूं कहीं पे जाके, किसी इदारे को डोनेशन दे दूं, सैलानी को दे दूं या जेडीसी को दे दूं या मैं ईदी को जाके डोनेशन दे दूं, तो सर वहां मुझे क्या मिलेगा, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डोनेशन देने से आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा टैक्स में, तो डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं दे रहे आप, लेकिन आपकी टैक्स लाइब्रेरी में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको क्या दे दिया, बेनिफिट दे, क्योंकि सर आपने अच्छा काम किया, क्योंकि टैक्स के पैसों से भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करना है, वो अच्छा काम आपने कर दिया, तो ये टैक्स का सिस्टम बनता भी है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, कि आपको क्या दे दिया, टैक्स के अंदर फायदा दे दिया। इसी तरह जी जी। और सर दूसरा, अगर आपने इन्वेस्ट, आपने इनकम कमाई और इनकम को री इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया सर, जब आप कहीं को री इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी एक दुकान है वो दो दुकान करेगा, तो दूसरी दुकान के अंदर दो एम्प्लॉय रखेगा ना सर, मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, कारोबार करेगा तो इकोनॉमी चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, हमें टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया जाते हैं, क्या दिया जाते हैं, बेनिफिट दिया जाते हैं, तो ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा काम क्या है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा काम आता है। अब सर कौन सवाल ये है कि आपके सामने दो टैक्स आते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ एक्सप्लेन मी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एम्प्लॉय सर डायरेक्ट टैक्स होता है, सिर्फ एम्प्लॉय आपका कंजप्शन जो है, आप दूसरा सर्विस जो है वो paid lots of direct and indirect tax, but there is no benefit in citizenship। तो अदनान खालिक मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बाय हैंड देते हैं, टैक्स होता है, उन लोग चीजों पे देते हैं, ठीक है, सर्विसेज पे जो हमारे बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा जवाब देने की कोशिश की, ये सही। और कोई सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट? आपने बताया जैसा कि इनडायरेक्ट वो है कि अगर आप किसी से डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन से जो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और जो टैक्स पे कर रहे हैं यूज अपनी इनकम पर या सैलरी पर, वो डायरेक्ट टैक्स होगा। पहला सवाल तो आपने लास्ट वाला जवाब सही दिया, पहला वाला इनडायरेक्ट जो है ना, वो इनकम टैक्स का ही बेनिफिट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। सर डायरेक्ट टैक्स मींस, डायरेक्ट टैक्स मींस नंबर वन थिंग इज व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्टली मैंने एक इनकम कमाई, मैंने एक इनकम कमाई, सेम एग्जांपल 10 लाख रुपए साल में कमाए, सबसे नहीं, इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, सब पे लग रहा है, कोई भी कंपनी, बिजनेस, इंडिविजुअल या एओपी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम पार्टनरशिप या फर्म कहते हैं, कोई भी इनकम कमाता है, कोई भी इनकम कमाता है। सर सबसे पहले इनकम किसने कमाई, समझो फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली ने इनकम कमाई, मोहम्मद अली की इनकम है, सर मोहम्मद अली ने इनकम कमाई, तो टैक्स लॉ कौन बनाएगा, टैक्स लॉ, टैक्स लॉ, टैक्स किस पे इंपोज करेगा, मोहम्मद अली भी करेगा या उसके भाई के ऊपर कर देगा, उसके दोस्त के ऊपर कर देगा, मोहम्मद अली पे कर देगा, मतलब कि डायरेक्टली किस पे क्या, और जेब से पैसे निकाल के उस टैक्स के कौन देगा, मोहम्मद अली देगा। तो सर इसका मतलब वो है कि जिसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन, बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स सेम पर्सन, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्टली हिट भी मुझ पे किया, डायरेक्टली हिट भी मुझ पे किया, और उसकी पेमेंट मेरे किसी पड़ोसी ने आगे नहीं दी, या मेरे बिहाफ पे कोई नहीं दे सकता, यार शरीफ आप पैसे दे दो जरा, मैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इससे ले लो, मैं बाद में करता हूँ, ये सारा मामला नहीं चलेंगे, आपको उसकी क्या देनी पड़ेगी, पेमेंट देनी पड़ेगी, आपको इसकी क्या देनी पड़ेगी, पेमेंट। तो सर डायरेक्टली आपको हिट करना, किसको करना, डायरेक्टली किसी को हिट करना, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सर छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ लें, वैसे हमारे काम की नहीं है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज, और सर एंटिटी, क्योंकि हमारे आगे जाके देखेंगे ना, तो टैक्स के अंदर 3 लोग आ रहे होंगे, 3 पर्सन आ रहे होंगे, जिसके बारे में हम पूरी टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, एक आप, मैं, इंसान, इंडिविजुअल, एक आ रही होगी कंपनी, एक आ रही होगी एओपी, तो इन 3 मामला के हम टैक्स की चीजें देख रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग है, तीनों की टैक्सेशन भी अलग है, रेट्स भी अलग है, ओके। सर दूसरा, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, ये टैक्स का बर्डन, सर बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट आर सब्जेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स आर रिस्पांसिबल फॉर पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, किसको डायरेक्टली देने के लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट को, ठीक है। सर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, इस बेस पे मैंने लिख दिया, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स भी अब कहीं होता है कहीं नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों होता है, लेकिन प्रॉपर्टी एंड इनकम टैक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा जिसके नाम पे, इनकम जिसकी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स लेवाइड होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? सर दादा मुझे अब इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन कर दें, जब मैंने डायरेक्ट समझा दिया तो इनडायरेक्ट तो आप खुद ही समझाएंगे मुझे। सही है सर, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट के लिए जवाब दें, ये तो मैं पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है। हाँ ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यही बात करूंगा मैं भी, बहुत अच्छा, ग्रेट जान सर।
इनकम जो टैक्स दिया जा रहा है ये भी बहुत अच्छा था कि अदर देन अगर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्ट कर जो यूजर है जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उसको जो भी टैक्स पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स है। ग्रेट सर, ये भी अच्छा आंसर। और कोई सर? सर इन्होंने 2-3 ने बिल्कुल सही आंसर दिए। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स वहां पे डायरेक्ट पे किस पे था? किस पे था? मोहम्मद अली पे था। मेरी बात लूँ तो मैं एग्जांपल मोहम्मद अली पे था, मेरे पे था। ग्रेट सर, मेरे ऊपर डायरेक्ट। आपने कहा सर मोहम्मद अली पे था बर्डन ऑफ टैक्स, पेमेंट किसने की थी? सर इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों बात अलग अलग हो जाती है, दोनों बात। सर बर्डन ऑफ टैक्स जाता है डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर पे जो उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टैक्स पढ़ना है मुझसे, अब मैं समझा, मैं आपका सर नाम क्या है? अच्छा सर आप बता दें सर। एक कंपनी है, साबुन की कंपनी है, साबुन बना रही है जी जी, वो दिन में 1 लाख साबुन बना रही है। ठीक है। वो घूमते घूमते जाकर बाजार में सामान बेचता है। वो जो बंदा साबुन बाजार से लेता है उसके ऊपर जो 2 रुपए की साबुन टैक्स देता है। ग्रेट सर, मैं ये एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। ग्रेट, इन्होंने कहा कि सर बर्डन ऑफ टैक्स जो है ना, जो आप कंज्यूम करें, जैसे मेरी ये सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हैं बैठ के, मुझसे नॉलेज ले रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं। सर मैं जब आपसे क्या कहूंगा, जब मैं आपको इनवॉइस करूंगा कि ला यार मेरे पैसे तो लाओ टीचिंग के, तो मैं आप पे टैक्स लगाऊंगा। टैक्स कौन दे रहा है? आप दे रहे होंगे। किसकी जेब में आएगा? मोहम्मद अली। लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट को कौन कर रहा होगा? सर बर्डन ऑन टैक्स ऑन फाइनल कंज्यूमर और पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लाई चेन मेंबर। अब सर सवाल है, हु इज सप्लाई चेन मेंबर? हु इज सप्लाई? सर आए एक एग्जांपल से समझते हैं, प्यारी सी एग्जांपल बनाता हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स की एक प्यारी सी एग्जांपल बनाता हूं। चलें सर, आए सर जरा हम समझते हैं। सर मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है सर। सर सबसे पहले इस मुल्क के अंदर अगर मैं गुड्स की मिसाल दूं, किसकी मिसाल दूं? गुड्स की। सर सबसे पहले एक होता है इंपोर्टर। कौन होता है? सबसे पहले अगर मुल्क में हमारा इंपोर्टर, वैसे मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम करते हैं, हम ट्रेडिंग है, तो हमारा सबसे पहले कौन होता है? इंपोर्टर होता है। सर इंपोर्टर परचेज करता है गुड्स, क्या करता है? सर उस इंपोर्टर ने गुड्स परचेज किए 100 रुपए के। कितने के परचेज किए? 100 रुपए के उसने गुड्स परचेज कर लिए। इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम वालों ने उससे टैक्स ले लिया। उससे क्या ले लिया? सर उसके ऊपर आज के टाइम में सेल टैक्स का रेट बता दे कितना है? 18%। कितना है? सर मैं इस सेल टैक्स को अभी इनपुट आउटपुट कुछ नहीं कह रहा क्योंकि टेक्निकल अल्फाज है। अभी मैं सिर्फ कहूंगा टैक्स ले लिया। क्या ले लिया उससे? टैक्स लिया सर, 18% उसके ऊपर टैक्स ले लिया। किसने ले लिया? इससे गवर्नमेंट नहीं सर, कस्टम वालों ने लिया। अभी एफबीआर के पास भी नहीं किया, अभी कस्टम वालों ने उससे ले लिया। कस्टम वालों को गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे ब्याह पे आप टैक्स ले लेना। सर कितना लिया? 100 पे 18 जरा लगा ले, 18 रुपए। 100 पे 18 लगाए, 18 रुपए। सर ये गुड्स मैंने उठा के सेल कर दिए। कितने करके सेल कर दिए? सेल कर दिए 100 के खरीदे, मैंने डायरेक्टली 200 रुपए के मैन्युफैक्चर को सेल कर दिए। किसको सेल कर दिए? सर यहाँ मैं लिख देता हूँ जरा मैन्युफैक्चरर। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? मैन्युफैक्चरर को मैंने सेल कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर ने मुझसे उसकी परचेज कितने की हो गई? सर सामने देखिए कितनी परचेज हो गई उसकी? 200 की। सर जब मैंने उसको 200 का सेल किया तो एक की सेल, दूसरे की परचेज, एक की इनकम, दूसरा का एक्सपेंस। 200 मेरी इनकम होगी, 200 उसका एक्सपेंस होगा। समझ आ रही है बेसिक अकाउंटिंग? सर 200 उसका होगा। सर अब ये मैं इंपोर्टर को सामने वाले मैन्युफैक्चरर से सेल टैक्स चार्ज करना है, ठीक है? तो सर उसने टैक्स चार्ज किया कितना? 18। तो सर जरा 200 का 18 तो लगा दें, कितना आ रहा है? 36 रुपए। कितना है सर? 36 रुपए। सर इसने कितना पे किया? नहीं, इसने कितना पे किया होगा? 200 पे 36 पे किया होगा। सर मैं एग्जांपल देता हूँ। सर इंपोर्टर है, उसने 236 की इनवॉइस की होगी मैन्युफैक्चरर को। कितने की इनवॉइस की होगी? 200 रुपए उसके अपने पैसे और 36 रुपए उसने लिए होंगे एफबीआर के, गवर्नमेंट के हिसाब से। बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो कितने? 236। अब इंपोर्टर अपना रिटर्न फाइल कर रहा है। इंपोर्टर क्या कर रहा है? अपना सेल टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा है। सबसे पहले सर उसके जेब में कितना है? 236। कितना है? 200 रुपए तो उसने अपने डाले अकाउंट के अंदर, साइड पे किए, वो उसका प्रॉफिट कॉस्ट सब निकाला। 36 रुपए उसने दूसरी साइड पे रखे कि यार ये मेरा पैसा तो नहीं है, ये आपने किससे लिया है? सामने वाले से लिया है, लेकिन किसके लिए लिया है? एफबीआर या गवर्नमेंट के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? सर मैंने सबसे पहले 36, अब 36 में से आपने अपने जेब से कितने दिए थे? 18। सबसे पहले वो भी अलग करके साइड पे रखें जो आपकी जेब से गए थे। तो अब आप एफबीआर को कितने पे कर रहे होंगे? कितने? 36 माइनस 18। सर समझ आ रही है एग्जांपल? थोड़ी ऊपर तो नहीं जा रहा कि 36 मैंने लिए सामने वाले मैन्युफैक्चरर से, 36 मैंने लिए सामने वाले मैन्युफैक्चरर से, 18 36 थे, 18 मैंने वो जो टैक्स किसको किसको पे किया था? कस्टम वालों को, वो मैंने वापस रिकवर कर लिया। वो मैंने क्या किया?
वापस लीजिए, समझ आइए बात सर, समझ आई सर, समझ आई, समझ आई, समझ आई, समझ, सबसे पूछूंगा, समझ आई सबसे। वो मैंने जेब में, और 18 रुपए किसको पे कर दिए? गवर्नमेंट को पे किया मैंने, एफबीआर को रिटर्न फाइल करते हुए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 18 रुपए। समझ आई सर? मैन्युफैक्चर ने कितने का खरीदा? 200 प्लस 36, 236। सर 300 का सेल कर दिया, किसको कर दिया मार्केट में? अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए माल बिकता है ना सर, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सर 300 पे जरा 18% लगा दें, 54, ग्रेट। सर डिस्ट्रीब्यूटर ने 300 के खरीदे और 54 का टैक्स पे किया मैन्युफैक्चर को, कितना पे किया? 354 रुपए उसको दे दिए, 354 दे। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर ने क्या किया? 54 साइड पे किए, इंपोर्टर को कितने दिए थे? 36, 36 पहले अपनी जेब में रखे और बाकी के 18 रुपए निकाल के कहां दे देगा? एफबीआर को। कितना दे देगा? एफबीआर को। सिंपल बात। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर पहले एग्जांपल खत्म होने तो उसके बाद सारे वो ले लूंगा मैं सवाल। ओके ओके सबके सवाल ले लूंगा सर, 2 मिनट की एग्जांपल बीच में डिस्टर्ब नहीं करनी मुझे, ठीक है? अब आपको यहां तक समझ आया सर? सर सेम 300 के गुड्स 400 के सेल कर दिया हमने, किसको? रिटेलर को। किसको सेल कर दिए? सर ये ही सप्लाई चेन मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए कि बर्डन ऑफ टैक्स कैसे जा रहा है। सर 400 के इसने खरीदे, सर जरा 400 पे से टैक्स कितना लिया होगा हमने रिटेलर से? डिस्ट्रीब्यूटर ने 400 पे रिटेलर से कितना लिया होगा? 72। सर 72 लिया, मैन्युफैक्चर को 54 दिए थे, जेब में रखे, और बाकी का 18 किसको पे किए? गवर्नमेंट को। अब देखिएगा एंड में 400 पे इसका कितना लगा? 72 लगा। सर एंड में, सॉरी सर मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, कि मैंने 400 नीचे लिख दिया। सर 400 यहाँ लिखूंगा, 72 यहाँ लिखूंगा। सर 500 रुपए का सेल कर दिया एंड कंज्यूमर को। किसको कर दिया? मेरी दुकान पे एक बंदा आया, लाओ भाई 500 रुपए के गुड्स दो, मैंने किसको भेज दिए? इंपोर्टर ने इंपोर्ट करवाए, एंड में किसके जेब में गए? सर आप चले गए दूध की दुकान में, 500 का मिल्क पैक ले लिया डब्बा, ठीक है, डन। सर आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा? 500 पे 18% कितना होगा? 90 रुपए। सर 90 में से रिटेलर ने भी 72 किसको पे किए थे? डिस्ट्रीब्यूटर पे किए, 18 रुपए किसको दे देगा? अब सर जरा एक बात सुने, अब मेरी बात सुने सर इस 18 को, इस 18, इस 18, इस 18, इस 18 को प्लस करें जरा, इस 2, 3, 4, 5 ये सबको प्लस करें, कितना आ रहा है? 90 हो गया? कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। सर क्या 90 की पेमेंट 18, 18, 18, 18, 18 ये सारी गवर्नमेंट को जा चुकी है? जा तो चुकी है ना सर। सबसे पहले कस्टम वालों ने लेके पे कर दिया होगा, इसने अपना रिटर्न फाइल किया, 18 पे किए, मैन्युफैक्चर ने 18 पे किए रिटर्न फाइल करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रिटर्न फाइल करते हुए 18 पे किए, और रिटेलर ने भी एंड में 18 पे किए। तो क्या 90 रुपए गवर्नमेंट के पास तो जा चुके हैं। उसका पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कंज्यूमर ने की या सप्लाई चेन मेंबर्स ने की? नहीं, एंड नहीं नहीं नहीं, सप्लाई चेन मेंबर ने की। मैं पेमेंट टू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे इनकम टैक्स में पेमेंट टू गवर्नमेंट मोहम्मद अली खुद कर रहा है, गवर्नमेंट को जाके मोहम्मद अली खुद कर रहा था। क्या यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या पेमेंट टू टैक्स गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते हुए एंड कंज्यूमर इन्होंने किया था? ये दूध की दुकान पे गए थे, किसने किया? सर सबने, सब ये कहलाते हैं सप्लाई चेन मेंबर। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लाई चेन मेंबर, जब जब अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तब क्या करें? टैक्स को पे करें। और सर एंड में बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? पूरे 90 रुपए किसकी जेब से निकाले जा रहे हैं? एंड का। सर इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। जब जब इन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया, सामने वाले से रिकवर करके क्या किया? अपनी जेब में रखे। अच्छा अब मेरा एक सवाल, सर ये 18 रुपए बन क्यों रहे हैं? ये जवाब आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स आपके सामने है। 18 रुपए इसलिए बने सर कि पूरे 18% जो है वो इसके ऊपर, किसके ऊपर लगा? ये लास्ट कंज्यूमर का था। सही है, आप कुछ सवाल सही से नहीं कर रहे थे, आप सही से जवाब दें। सही आ रहा है, हाँ वो तो सही है। इस वजह से वो हर एक के ऊपर 18% तो आया कि उसने एडजस्ट किया अपने अमाउंट। नहीं इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक इम्पोज एक परसेंटेज है, रेशियो है, उस वजह से बहुत सारा परसेंटेज है, तो जो भी अमाउंट आप शो करेंगे उसका जो 18% होगा वो आपने कैलकुलेट करके वो आपने। अच्छा नहीं सर, आपकी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ये जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ 18 रुपए क्यों आए, मैं ये सवाल है मेरा। ये क्या आप आपके सामने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, प्लस माइनस पढ़ा हुआ है आपके पास, तो उसमें कोई वो नहीं है कि 18 क्यों है। सर एक बात बताएं मुझे, क्या सबने 100 का गुड्स लेके 100 का बेच दिया था मार्केट में? 100 रुपए सबने क्या किया है? यस, क्या लिया? अगर हर 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 सप्लाई चेन में हमने कितना प्रॉफिट चार्ज किया? वैल्यू एडिशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जिस कॉस्ट पे लिया उस पे वैल्यू एडिट की। क्या की? अपना प्रॉफिट कितना रखा? 100 रखा। सर 200 का खरीदा, 200 का बेचा, ये आ गया 100 रुपए। सर 100 का जरा 18% निकाले, कितना बनेगा? 18। सर 200 पे खरीदा, 300 का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ मैन्युफैक्चर का? 100 पे 18 निकाले, कितना बना?
18 रुपए। सर 300 का खरीदा, 400 का बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने कमाए? 100 का जरा 18 निकाले, कितना बना? सर तो गवर्नमेंट जो है ना, इसको सेल टैक्स नहीं कहते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या कहते हैं इसको दूसरे अल्फाज में? ग्रेड। इसको क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जो आप सुनते रहते हैं कि सर दुबई में लग गया, सऊदीया में लग गया, यहाँ लग गया, जीएसटी भी क्या है और आप उसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। दोनों बात सेम है, यहीं पे आपको मैं ला रहा था, यहीं पे मैं आपको ला रहा था कि दोनों में क्या कर रहा है सर, वैल्यू एडिशन में तो टैक्स दिया जा रहा है। 100 का खरीदा तो अगर, हाँ मैं अभी अभी आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। इंपोर्टर क्या करता है, बड़ा दयालु है सर, इसने बोला मैं तो चैरिटी के काम करूंगा, 100 का खरीदा, परचेज 100 की 18 गवर्नमेंट को दिए, कल 100 का सेल कर दिया, 100 का खरीदा, 100 का सेल दिया, 1 रुपये की प्रॉफिट। सामने वाले मैन्युफैक्चरर 18 लिए होंगे। सिंपल आपके सामने एग्जांपल, सर जरा 18 में से 18 माइनस करें, कितना होगा? गवर्नमेंट को कुछ जाएगा? क्योंकि उसने वैल्यू एडिशन ही नहीं की, उसने वैल्यू एडिशन ही, और ये 18 रुपए पहली स्टेज पे गवर्नमेंट को सिर्फ 18 रुपए चले गए। अभी डायरेक्ट उठा के मैं एंड कंज्यूमर को 100 का बेचूं ना, तो एंड कंज्यूमर भी 18 रुपए देगा, और ये 18 रुपए कहाँ पे? इंपोर्ट स्टेज पे गवर्नमेंट को जा चुके, बाकी सब 0-0 करेंगे, क्योंकि बाकी कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा। तो ये 90 तक पहुंचा क्यों? गवर्नमेंट 100 की चीज को लेके, मैंने 100 की चीज को 500 रुपए एक्सपेंस पे बेचा, मतलब 400 रुपए वैल्यू एडिट किया। तो सर 400 का 18% ले ले, समथिंग कितना आ रहा है? 90 ही आएगा, समथिंग आगे पीछे 72 प्लस, सर इसको भी प्लस कर लेते हैं ना हम लोग, हाँ लास्ट कोड। तो सर तो 90 हो गया सर, यही 90 आपके वैल्यू एडिशन के ऊपर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? क्योंकि सर ये मैन्युफैक्चरर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इंपोर्टर है, सब 100 रुपए कमा रहे हैं, तो सब 100 रुपए क्या कर रहे हैं अपनी जेब से वैल्यू है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स को जानना बड़ा जरूरी है, ये क्यों काम करता है, इसके पीछे की रीजन क्या है। वैसे हमें इनडायरेक्ट टैक्स हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, कमीज इंपोर्ट की सर। अरे सर वैल्यू एडिशन ही नहीं क्या आपने कमीज की और बटन, अच्छे बटन डाल के दे दिए? नहीं, हाँ सर उसको भी कहते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है। टैक्स के अंदर वैल्यू एडिड इसको कहते हैं कि जैसे 100 के खरीदे ना, उसके ऊपर एक वैल्यू ऐड की, मतलब आपने एक पैसा अमाउंट ऐड किया, 100 का खरीदा 150 का बेच दिया, 100 का खरीदा 120 का बेच दिया, इसको कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ आपकी बात भी सही है, वो हम मैन्युफैक्चरिंग के केस में करते हैं। सर मैंने एक चीज लाया, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी जीन्स इंपोर्ट की और मैंने प्यारी सी पैकेजिंग करके लेवाइस का झूठा टैग लगा के बेच दिया मार्केट के अंदर, तो मैंने ये वैल्यू एडिशन की, वो अलग चीज है। सर आपका सवाल ऑनलाइन वालों, मैं आपका भी सवाल ले रहा हूँ, 1 मिनट मैं आपका सवाल ले रहा हूँ बिल्कुल। आपका सर आपका कोई सवाल आया था, मैं लेता हूँ 2 मिनट। वैल्यू एडिशन जो है उसमें भी क्या एक रूल होता है कि जैसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उनको जो है वैल्यू ऐड करना पड़ता है? नहीं, जिनके साथ 50 की एक चीज है वो 1000 रुपए में वो पैसे भेज सकते हैं। आप बिजनेसमैन है, आप चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलेगा बिजनेसमैन को तू लॉ मेकर, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं सिखा सकता, बिजनेस नॉर्म नहीं सिखा सकता। हाँ ये नाजायज प्रॉफिट ले रहे हो, उसको गवर्नमेंट कल कह सकती है कि क्यों ले रहे हो, क्यों एडिशन प्लस करो, इसके ऊपर वो टैग डाउन कर सकती है, लेकिन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी आपके पास नायाब चीज है जो आपने ही बनाई हो और आपको पता है इसकी कीमत मार्केट में बहुत है, तो आप बेचें। ठीक है, सप्लाई डिमांड का खेल है। बिजनेसमैन को कहीं भी लॉ में बिजनेसमैन को बिजनेस सिखाने का राइट नहीं दिया किसी ने, बिजनेसमैन की अपनी वैल्यू है। ठीक है, और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर इनका सवाल ले लूं मैं आपको। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई चीज परचेज करते हैं 100 रुपए की, जी सर, उस पे 18 रुपए टैक्स दे दिया, हाँ ठीक है। अब उसके बाद जो हम उसको आगे सप्लाई करते हैं, आगे जी सप्लाई चेन मेंबर जी, तो वो अगर प्रॉफिट नहीं लेता, 100 रुपए का ही बेचता है, मतलब बिल्कुल सही, तो उसमें उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हाँ 18 टैक्स दिया है तो उस पे फिर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा, फिर उसके ऊपर नहीं, फिर तो वैल्यू एडिशन की नहीं ना उसने। तो वही रहेगा हाँ बस जो बगैर बिल्कुल टैक्स क्यों आगे, बगैर टैक्स के आप आगे जाता रहेगा, वो बगैर टैक्स कोई पेमेंट नहीं हो रही। एंड कंज्यूमर को तो 18 का बटन चला गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अपना टैक्स जो 18 शुरू में रिकवर किया होगा ना, वही ले रहे होंगे। मेरे सवाल था कि क्या वैल्यू एडिशन का कोई इलाज नहीं है? सर वैल्यू एडिड टैक्स है ना ये ला, सर एक मार्केट के अंदर इनके नाम अलग अलग कर दिए हैं। एक है जनरल सेल टैक्स, ये भी इसी तरह वर्क करता है। वो तो दोनों तरफ से एक जो वैल्यू एडिशन फर्क है कि भाई 100 रुपए की आपने चीज दी और दूसरा बंदा उसको 200 की बेच रहा है, क्या ये लाजमी है कि अगर वो कोई है ऐसी कोई मतलब कंट्रोल या मशीनरी या इक्विपमेंट या कोई मीडियम कि जो उसको 200 रुपए में बेचने से मना कर रहे कि भाई अरे सर वही तो उनके सवाल का मैंने जवाब दिया, उन्होंने वही सवाल किया। मैंने कहा ये बिजनेसमैन को कोई रोक नहीं सकता, आप प्रॉफिट चार्ज करना चाहे, आप जितना करना चाहे, वैल्यू एडिशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी वैल्यू एडिशन करोगे इतना गवर्नमेंट को टैक्स आएगा, अब जितना वो तो क्वांटिटी है। ये सर अलग बात है, ये कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल इज अ रेगुलेटरी प्राइस, पेट्रोल इज अ
कि 270 से ऊपर तो कितना है अभी पेट्रोल, 250, 49, 249 पे ना, 247 से ऊपर कोई नहीं बेचा, एक रेगुलेटरी है। लेकिन अब आप अपना कल कारोबार करने से पेन बेचना शुरू कर दें, आपने 100 की मंगवाई, आपको पता है मार्केट के अंदर ये 500 की बिकती है, तो सर आप 500 की डायरेक्ट बेचें, आपको कोई रोक नहीं सकता, वैल्यू एडिशन से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन जो 100 रुपए कमाया उसके ऊपर टैक्स किया। सर ये दरअसल में ये जो जानना चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया और ये चाह रहे हैं कि इतना महंगा क्यों रिटेलर को मिल रहा है। अरे हाँ असल में सर वो ले रहा है 100,000 की, 1000 आप ले रहे हैं मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाने के लिए। आप बिजनेस में नहीं चले जाएंगे सर, ये क्यों 500 का महंगा मिल रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाई है मैंने आपके लिए, सिर्फ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाने के लिए कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ कंज्यूमर किसके, अब आ जाए, अब मेरी बिल्कुल टॉपिक पे आ जाता हूँ मैं सर। एंड बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर गया, ऑफ कंज्यूमर, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन एंड कंज्यूमर। सर जो जिसने कंज्यूम कर लिया कितना गया, 90 का। सर इसकी पेमेंट हर स्टेज पे किसने की, सप्लाई चेन मेंबर, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, जो भी आप कहना चाहे, इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, वैल्यू एडिड भी कहते हैं, जो आप नाम देना चाहे, सारी चीजें यही होती है, सारी चीजें। फिर आप दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, जिम्बाब्वे चले जाएं, सब जगह यही चीजों से टैक्स लिया, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके टैक्स लिया जा रहा होगा। सर आपका सवाल क्या, ऑनलाइन का सवाल लूंगा, जल्दी आप सवाल पूछें। बताएं कि डायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इसका कोई क्रेडिट मिलता है एज पर लॉ? नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई क्रेडिट नहीं है। जिस मुल्क के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा ना, उसका मतलब उस मुल्क के लोग डायरेक्ट टैक्स कम दे रहे हैं, समझा मेरी बात, सेट है, समझ रहे आप बात, उस मुल्क में डायरेक्ट टैक्स कम दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वॉलंटरी, आप अपनी जेब से दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट आप पे लाजमी इंपोज कर देगी। अब आप चीजें तो खरीदनी है, पेट्रोल तो खरीदना है, पेट्रोल तो डलवाना है, यहाँ पे आना है तो डलवाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है आपके, इनकम तो आपकी इनकम के लिए आता है। तो सर वो मुल्क में ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लोग कम देते हैं, हमारे मुल्क में डायरेक्ट टैक्स लोग कम देते हैं, इसलिए 18% तक पहुंच चुका है अभी। जी 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 सर, एक मैं ऑनलाइन वालों के जवाब देकर आपको मैं लेता हूँ जी। ऑनलाइन वालों, सर टैक्स कैन मेक आई वॉच सर नॉर्मल इंडिविजुअल ऑलरेडी, अदनान सर कोई किसी का सवाल ही नहीं है सर, सवाल है किसी का ऑनलाइन में? जी जी जी, जी सर ये जी इम्पोर्टर ने 100 रुपए की उन्होंने परचेजिंग की जी, उस पे उन्होंने 18% के हिसाब से वो टैक्स दे दिया जी फिर ये जो 100 रुपीज उनके ये उन्होंने सेल्स दे दिया, उन्होंने सेल मतलब कर दी 18 रुपए। इसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा सर, मैं बस आपको हल्का सा समझा लूँ आराम से। सर इम्पोर्टर ने 100 रुपए की गुड्स परचेज की, ठीक है जी, कस्टम वालों ने 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स ले लिया उनसे, ठीक है राइट सर। सर यहाँ राइट सर, आपने वो गुड्स उठा के मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर को 200 रुपए की बेची, चले मैन्युफैक्चर भी छोड़ा, आपने डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेच दिया, इंपोर्टर है ना, डायरेक्ट आपने गुड्स उठाया और 200 रुपए के सामने वाली पार्टी को बेच दिया एंड कंज्यूमर को, ठीक है। अब सर आप 200 रुपए के ऊपर सेल टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, सेल टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो आपकी वैल्यू प्राइस पे किया जाता है, जो आप वैल्यू प्राइस करें, जो सेल्स हो, जो आपकी सेल प्राइस हो। सेल प्राइस मैंने कितनी रखी, 200 रखी, समझ आई सर यहाँ तक? जी 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 सर, 200 पे जरा 18% लगाए तो 36 रुपए आएंगे। बिल्कुल सर अब मैंने क्या किया, 36 रुपए मैंने लिए एंड कंज्यूमर से, किससे लिए, एंड कंज्यूमर से, मतलब मैंने समझे डायरेक्टली बेच दिया मार्केट में, डायरेक्टली बेच दी, समझे, मैंने एक सर्विस इंपोर्ट की और टैक्स की सर्विस मैंने डायरेक्ट आपको बेच दी, ठीक है। अब 36 रुपए मुझे एंड कंज्यूमर देगा, जो मेरी जेब में आएंगे, इंपोर्टर की जेब में आ जाएंगे, और पूरे 236 इंपोर्टर की जेब में आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? बिल्कुल सर, ठीक। सर उसमें से सबसे पहले वो अपने 100 रुपए रखेगा जो उसने खरीदा था, 100 रुपए सबसे पहले अलग करेगा जो उसकी कॉस्ट थी, कि अपनी कॉस्ट कवर की। अब सर कॉस्ट के साथ वो उसने एक और चीज भी तो पे की थी, 18 रुपए इंपोर्ट स्टेज पे, 118 हो गए। यस, वो भी 18 करेगा, तो 118 वो अपनी जेब में रखेगा जी, और बाकी के जो भी पेमेंट पर पैसे होंगे, अब बाकी के पेमेंट नहीं, फिर 100 रुपए का प्रॉफिट भी अपनी जेब में रख लेगा, बिल्कुल। और बाकी के जो 18 बचेंगे वो सर गवर्नमेंट को पे कर देगा। किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। अब इसने गवर्नमेंट को क्यों 18 पे किया सर, क्यों 18 पे किया, सवाल है, क्योंकि सर इसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट के ऊपर जो 18% बन रहा है ना, वही 18 रुपए वहां पे कर रहा है सर। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो जो कंफ्यूजन है, नहीं सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इंपोर्टर ने कस्टम वालों को 18% पेमेंट कर दी, दैट इज कस्टम ड्यूटी, जो भी नाम देते हैं वो नाम दे दे, ठीक है जी, डन, एग्री। अब यहाँ पे जो उन्होंने 200 की सेल्स कर दी जी, यहाँ पे उधर है 18% कस्टम ड्यूटी, इधर है 18% सेल्स टैक्स, ये क्या है? नहीं सर, कस्टम ड्यूटी नहीं है, कस्टम वालों को कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, ये कस्टम नहीं है, ये सेल टैक्स ही है।
जब आप कस्टम कभी भी मार्केट में माल इंपोर्ट करेंगे ना, तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो आपसे लिया जाता है वो सेल्स टैक्स भी लिया जाता है, आपसे इनकम टैक्स भी लिया जाता है। तो मैं सिर्फ सेल टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत करें अपने आप को, ये भी सेल टैक्स है सर, ओके, ये कस्टम नहीं है। कस्टम को आप सेल टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो ड्यूटी है, वो अलग चीज है। ओके सर, राइट, सर क्लियर यहाँ तक? राइट जी, राइट, सर क्लियर, क्लियर यहाँ तक? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको क्लियर? आप सबको क्लियर? सर आज के टाइम का यहीं तक रखते हैं, वरना आप लोग पागल हो जाएंगे। आगे चलूंगा कि सिस्टम ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान कैसे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट करवाऊंगा मैं सबको। जी सर, अब किसी का सवाल हो वो करें, क्लास यहाँ तक हम अपनी रोक लेते हैं, ठीक है? ये कॉपी करना तो कर लीजिएगा अपने पास, सेट है? मैं सवाल के लिए बैठा हूँ अभी, कोई मसला नहीं है। सवाल ये है कि जो जी जी एंड कंज्यूमर ने 90 रुपए पे कर दिए जी, क्या वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये 90% नेवर नेवर नेवर। क्या हो सर मेरे, अरे हो ठीक है? मैं तो ये समझ गया वो Never. कंज्यूमर मतलब के इनकम टैक्स इज डिफरेंट थिंग। जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊं तो आप सेल टैक्स का नाम भी नहीं लीजिएगा मेरे सामने, पहली बात है, ठीक है? और जब सेल टैक्स पढ़ाऊं तो आप इनकम टैक्स को भूल जाना, दोनों दुनिया के अलग ही मैकेनिज्म है। मतलब ये जो सेल्स टैक्स ने हाँ। पे किया, ठीक है, क्या ये सेल्स टैक्स की जो 90 है ये अपने उसमें रिटर्न फाइल करके उसमें नहीं सर, क्योंकि रिटर्न फाइल इनकम टैक्स है। ये आपने 90 रुपए उस डिश के दिए जिसको यूज किया है, आप खा गए 90 रुपए, खा गए, आपके जेब में गए, आपके पेट में गए, रेस्टोरेंट गए, कोलाची में खाना खाया, कोलाची वालों ने आपसे सेल टैक्स चार्ज किया, सर कहेंगे मैं इसको कहाँ क्लेम करूंगा? आप कहेंगे आपने अपने पेट के अंदर क्लेम कर चुके हैं इसको, ठीक है? आपने रेस्टोरेंट के मजे ले लिए, क्लेम हो गया, राइट है? जी सर, किसी और का सवाल? बाकी सर जा भी सकते हैं अगर जो इनका सवाल ना हो। ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक बंदा हम्म, जो उसके ऊपर बनती ही नहीं थी तो इनकम टैक्स पे करता, लेकिन एक सिस्टम की वजह से एक सिस्टम की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से वो उसको बर्डन को पे कर रहे हैं, तो ये अनजस्टिफाइड। yes, So how to remove it? by government of Pakistan we cannot remove it. Elect the right person for the country who will represent you, not 26 amendment आ जाए और ये आ जाए और वो आ जाए, ये ले आए। सही बंदे इलेक्ट होंगे मुल्क के अंदर, मुल्क सही से चलेगा। अमीरों को पकड़ के उनसे टैक्स लिया जाएगा। रुके सर, रुके, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस पर जरा जवाब दूंगा आपको। अमीरों को पकड़ के टैक्स लिया जाएगा, जब टैक्स रेवेन्यू अमीरों से आ जाएगा तो फिर गरीब के ऊपर ये सेल टैक्स का बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि सर 100 रुपए का पेट्रोल ये भी खरीदेंगे, ये प्राडो में घूम रहे हैं, ये मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, मैं बाइक पे घूम रहा हूँ। इन्होंने भी अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला, मैंने भी अपनी गाड़ी में 1 लीटर डाला, इनके ऊपर भी सेम टैक्स लगा, मेरे ऊपर भी सेम टैक्स लगा। इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। क्या कहते हैं? कि एक ही अमीर और गरीब में कोई फर्क ही नहीं रहा, मतलब कि गरीब के ऊपर ज्यादा टैक्स और अमीर के ऊपर कम टैक्स। ये हमारे मुल्क का सिस्टम चल रहा है। नहीं, एक चीज समझ लीजिए सर जी कि आपने एक बात कही कि लोग खुद टैक्स पे नहीं करते, इसमें तो मैं सही नहीं हाँ, हूँ। तो ये तो वो तो हाँ ये है, सही है। हमने गवर्नमेंट को भी कहा, गवर्नमेंट ने तो ऐसे एक चीज को इम्पोज किया, एक लॉ बनाया सही है सर, कि रेड लाइट का मतलब ये है कि आप रुक जाए, ठीक है, एक लॉ बनाया। सही है, अब मुझको इतनी सेंस दी गई कि मैं रेड लाइट को समझूं कि रेड लाइट होती क्या है, मुझे रुकना चाहिए। अब मुझे ये समझाया गया है कि आपके इनकम इस लेवल पे जब जाएगी तो आपने टैक्स पे करना है। जी अब मैं नहीं पे कर नहीं पड़ रहा है, तो फॉल्ट तो मुझ में है। यस आपने जरूर पॉइंट देखिए। आपको पकड़ने के एक मिनट मैं आपको एग्जांपल दूं। सर मैं दुबई जाता हूँ, आप अभी यहाँ पे सिगरेट पियेंगे, सिगरेट उठा के यूं फेंकेंगे, पान खाएंगे, आपके सामने रोड के ऊपर पान फेंक देंगे, यही पान खाने वाला बंदा दुबई में जाएगा ना, यही पान का भाई इंसान तो इंसान है, इंसान तो हर तरीके से पैसा बचाएगा। वो अमीर हो, वो यूके के अंदर ही बैठा हो तो टैक्स नहीं देना चाहेगा, अपनी जेब से क्यों टैक्स है? किसी ने ठेका तो नहीं लिया पालने का लोगों को, गवर्नमेंट को। लेकिन कानून जितना मजबूत होता है वो देखो, बंदा दुबई के अंदर जरा जाके छूटते कहीं पे या कहीं पे जरा पीक मारते हैं, क्योंकि कानून स्ट्रांग है। पाकिस्तान के अगर कानून स्ट्रांग हो तो अमीरों का ऑडिट करें, अमीरों को पकड़े, जैसे आप जैसे लोग हैं, आप नहीं दे रहे टैक्स तो आपको पकड़ के आपने टैक्स नहीं आ जाए, तो सर वो सिस्टम और कानून के ऊपर है कि आपका लॉ इन्फोर्स कितना स्ट्रांग है, समझे सर? आपकी लॉ इन्फोर्समेंट कितनी स्ट्रांग है। अब आप खुद इसको जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। जी सर, एक मिनट सेल टैक्स तो वो बंदा भी देता है जो बेरोजगार है, जी, अगर वो खर्चा कर रहा है नहीं, अगर वो रोटी लेकर आता है तो उसको भी दे रहा है, बिल्कुल। तो वो तो हर चीज आपको कैसे कह सकते हैं? अच्छा मैं ऑनलाइन वालों कोई सवाल नहीं, मैं क्लास ऑफ कर दूं, मेरा जरा ये बंद होने वाला है आईपैड, कोई सवाल तो नहीं है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका सवाल ले लूंगा। मैं भी बंद कर रहा हूँ, वैसे 5 सेकंड वो रह गया मेरे, एक मिनट सर मैं इनको फ्री कर दूं, फिर मैं आप तो यहाँ बैठे हुए तो आपके जवाब तो मैं देता रहूंगा, कोई मसला नहीं। तो थैंक यू सो मच ऑनलाइन वालों क्लास को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच आप लोग का जो भी है, थैंक यू सो मच। क्लास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप कंटिन्यू करेंगे समझ आ रहा होगा तो हम इंशाल्लाह इसको और मजीद लेके चल रहे होंगे, ठीक है? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।